तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग जेएनवी मॉडल पेपर सेट जे के गणित विषय के 20 प्रश्न को हल करके बताने वाला हूं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, सुनना। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो देखो स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न आ चुका है तुम लोग सामने। 5 सही 1/2 में कितने आधे होते हैं, ये प्रश्न लिखा है। अब ये चूंकि मैं बार बार बता चुका हूं, किसी भी भिन्न में या किसी भी संख्या में कोई भी भिन्न या संख्या कितने हैं पूछा हो तो वो भाग का प्रश्न है। ये कह रहा है 5 सही 1/2 भागित आधे, और आधे को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो लिखा जाता है 1/2। आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। 5 सही 1/2 एक मिश्र भिन्न है। जहां भी मिश्र भिन्न दिखे पहला काम करना इसको विषम भिन्न में बदलना। तो इस तरह कैसे बदलते हैं? 5 दूनी 10, 11, तो 11/2 हो गया है। बस बच्चों इसी को हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। भिन्नों का भाग कैसे करते हैं? भिन्नों का भाग हो तो भाग को गुणा में बदलते हैं, और गुणा में जब बदलते हैं तो भिन्न के बाद वाला जो भिन्न है, सॉरी, भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है वो उल्टा हो जाता है। 1/2 से 2/1 बन जाएगा। बस अब भिन्नों का गुणा करना तो बिल्कुल सरल है। अंश में कुछ कट रहा तो कटा देते हैं। तो देखो अंश में 2 और 2 है, तो 2 और 2 कट गया आपस में, क्या बचा? 11। तो 11 एकम 11। बटे चिन्ह के नीचे 1 हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। उत्तर आप लोग सामने ऑप्शन सी में देखो दिखाई दे रहा है। यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर है। क्लियर? तो किसी भी प्रश्न में किसी भिन्न के में कितने शामिल हैं, कितने आधे, कितने 3/4, कितने 1/4, ऐसा आएगा तो वो भाग का प्रश्न है। और भाग को गुणा में बदलना, कटाना जो भी करता है हल करोगे उत्तर आ जाता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखो तो। एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने पर 450 रुपया की हानि होती है। यानी 2,850 रुपये में बेचा तो उसको 450 रुपये की हानि हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको ज्यादा में खरीदा था। भाई जितने में खरीदे रहते हैं उससे कम में बेचते हैं तभी हानि होता है। तो इसका मतलब ये जितना में बेचे और जितना हानि हुआ, विक्रय मूल्य और हानि, इसको जोड़ देंगे ना बच्चों तो क्रय मूल्य मिलता है। क्या मिलता है? क्रय मूल्य। ठीक, तो जोड़ेंगे बाद में, पहले आगे और प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो उस साइकिल को कितने रुपये में बेचे ताकि हानि के बराबर लाभ हो? कहा हानि के बराबर लाभ हो। कितने में बेचे तो विक्रय मूल्य जानना है। कितने में बेचे विक्रय मूल्य जानना है। कौन सा विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य दो प्रकार का होता है, एक तो लाभ की स्थिति में, एक हानि की स्थिति में। तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य तो दिया है, ये कह रहा है कितने रुपए में बेचे कि हानि के बराबर लाभ हो। तो लाभ वाला विक्रय मूल्य हमको जानना है। तो लाभ वाला विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तभी हमको लाभ वाला विक्रय मूल्य मिलेगा। ठीक, तो क्रय मूल्य तो नहीं पता, तो मैंने अभी बताया ना क्या, तो ये विक्रय मूल्य हानि वाला जो दिया है और हानि दोनों को जोड़ देते हैं तो क्रय मूल्य मिल जाता है।
चलो जोड़ते हैं यहाँ पर अलग से। ये 2850 और 450 जोड़ो भाई। 5 दूनी 10, 8 4 12 1 13, कितना हो गया? 3300। तो इस तरह मिल गया हमको 3300 क्या क्रय मूल्य। अब लाभ प्रश्न में क्या लिखा है? तो देखो लिखा है कि उस साइकिल को कितने रुपए में बेचें कि हानि के बराबर लाभ हो। तो जितना हानि हुआ है ना उतना ही लाभ लेना है। तो लाभ कितना होगा? 485 रुपया होगा। जितना हानि है उतना ही लाभ। बस अब उत्तर मिल जाएगा। क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो 3300 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3300, इसमें 400 है तो 3750 रुपया में उसको बेचेंगे, तब ये 450 रुपये यानी हानि के बराबर लाभ होगा। देखो ऑप्शन डी में बच्चों दिया हुआ। क्लियर? तो कभी भी किसी भी प्रश्न को पढ़ो तो पहले क्या क्या दिया है उसको पहले नोट करो। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर 450 रुपये की हानि होती ही लिखा है। तो हानि हो रहा है और विक्रय मूल्य दिया है, तो यहाँ ये निश्चित हो जाता है कि यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना ही पड़ेगा। तो पहले तो क्रय मूल्य निकाल ही लो, हानि वाला विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ के। ठीक है, तो ऐसे करके हमने निकाला 3300 रुपये निकाला ना। फिर पूछा था विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में। तो विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य और लाभ का योगफल होता है। तो क्रय मूल्य जान गए यहाँ से, लाभ दिया था हानि के बराबर, तो हानि तो हमको दिया था तो उसी को लाभ मानना था। इस तरह जोड़ के उत्तर मिल गया जी। यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अंकों 8, 0, 1, 3, 5 और 7 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर। तो हमारे पास अंक कौन कौन से हैं? 8 है, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। कुल 6 अंक है दिख रहा है और 6 अंकों की ही संख्या बनाना है, तो कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़ा अंक पहले, इसके बाद अंकों को घटते क्रम में लिख दिया जाता है। ये हो गया, ये दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक, बड़ी संख्या बनाते हैं तो क्या करते हैं? बड़ा मान वाला अंक पहले, इस तरह घटते क्रम में अंकों के मान के आधार पे लिख दिया जाता है। अब बनाना है छोटी संख्या, तो छोटी तो उल्टा करना पड़ेगा। अब शून्य को शुरू में नहीं लिख सकते, एक रहेगा, शून्य दूसरा नंबर पे हमेशा। तो इस तरह 3, 5, 7, 8 ये बन गया छोटी संख्या। छोटी नहीं, सबसे छोटी हो गया। अब पूछा है अंतर। अंतर माने क्या होता है? घटाना। अंतर माने घटाओ। तो चलो घटाएं। 0 में से 8 तो नहीं घट सकता, तो 10 मान लो उसको। तो 10 में से 8 गया 2। अब 1 में से 8 घटाना है, नहीं घटेगा तो 11 मान लो। 8 गया तो 3। 3 में से 5 भी नहीं, 6 भी नहीं घट सकता तो 13 मान लो। 13 में से 6 गया 7। अब 5 में से 4 घट सकता है, 7 में से 0 घट सकता है, 8 में से 1 घट सकता है। कॉमा लगाओ, देखो क्या आया? 7,71,732 किस में है? ये ऑप्शन सी में देखो बच्चों दिख रहा है, 7,71,732 यही आंसर है। ठीक, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पर गोला लगाया होगा, ठीक है, उनका सही है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है? कोई व्यक्ति 9 में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है।
उसका लाभ या हानि पूछा है। तो लाभ या हानि जानने के लिए क्या जानना रहता है? सबसे पहले तो ये आना चाहिए। तो लाभ हानि होता है बच्चों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। ठीक है, जब हानि होता है तो क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। और जब लाभ होता है उस स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक होता है, यानी ज्यादा में बेचे रहते हैं, और क्रय मूल्य कम होता है। कम वाला सामने ऋण चिन्ह लगाते हैं बस। ठीक, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक, विक्रय मूल्य कम, क्रय मूल्य अधिक। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक होता है, क्रय मूल्य कम होता है। तो कुल मिला के लाभ या हानि पूछा है तो इसमें जो भी वस्तु है, जितना भी वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जानना है। ये पहले दिमाग में आना चाहिए। लाभ हानि पूछ रहा है माने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जानना है, तभी लाभ हानि बताएंगे। अब चलो देखो भाई, 9 रुपये में 10 वस्तु को खरीदा। 10 वस्तु है कुल, तो एक वस्तु को कितना में खरीदा देख लेते हैं। ठीक है, तो 9 रुपये में 10 वस्तु खरीदा। अब यहां लिखा है 1.2 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। तो 10 वस्तु को बेचेगा वो। कितना वस्तु को बेचेगा भाई? 10 वस्तु खरीद रहा है तो 10 वस्तु बेचेगा। तो 1. ये 2 5 को 10 से गुणा करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको ये 10 वस्तु को कितना में खरीदा ये तो दिया हुआ है ना भाई। 9 रुपये में खरीदा ये तो पता है, क्रय मूल्य पता है। 10 वस्तु को 9 रुपये में खरीदा ये तो लिखा है, लेकिन उस 10 वस्तु को कितना में बेचा ये नहीं पता। तो जितना भी वस्तु रहे, एक का भाव दिया है, एक वस्तु को 1.25 में बेचा, तो सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। तो 10 से गुणा करने के लिए क्या किया जाता है? दशमलव वाली संख्या में सीधा संख्या को लिखो बिना दशमलव के, और 10 से गुणा करना मतलब एक शून्य बढ़ा देना इकाई तरफ। हो गया 10 से गुणा। अब दशमलव लगाना है तो 2 अंकों के आगे देखो दशमलव, तो 2 अंकों के आगे दशमलव। क्या बन गया देखो? 12.50 या 12.5 कहे तो भी सही है। अब ये क्या है? विक्रय मूल्य। बस क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। अब तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य तो 9 रुपये था, विक्रय मूल्य 12.5, फिर ज्यादा में बेचा तो क्या होगा? लाभ होगा। तो अब क्रय मूल्य को घटाते हैं, तो 9 इस तरह घटाएंगे तो 0, 5, 12 में से 9 गया 3, 3.50 कहें या 3.5 रुपये का उसको लाभ हुआ बच्चों, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर? सिंपल था रे भाई। क्रय मूल्य 10 वस्तु का 9 रुपये दिया था, लाभ या हानि पूछा है तो क्रय मूल्य दिया है, तो केवल और केवल विक्रय मूल्य जानना था। अब विक्रय मूल्य एक वस्तु का वो भी दिया है प्रश्न में, तो 10 वस्तु का निकालने के लिए एक का पता हो, अधिक का जानना है गुणा, इसीलिए एक एक नियम से गुणा कर दिए। आ गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य देखे, क्रय मूल्य से ज्यादा था, इसका मतलब लाभ हुआ है करके पता चल गया। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, तो जो उत्तर आया वही लाभ होता है। क्लियर? चलिए अब देखो ये प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज का आधार त्रिभुज की ऊंचाई का 4/3 गुना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप। क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल से ही हमको त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान जानना है। और त्रिभुज का परिमाप तभी जान सकते हैं जब उसके सभी भुजाओं का माप ज्ञात हो। त्रिभुज के सभी भुजाओं का माप ज्ञात हो। अब लिखा है एक समकोण त्रिभुज, तो चलो समकोण त्रिभुज मैं यही बना लेता हूं।
ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया ये। अब आधार त्रिभुज की ऊंचाई का 4/3 है। ऊंचाई कौन है? ये वाला ऊंचाई है, जिसको लंब बोलते हैं वो क्या है? ऊंचाई है। तो ऊंचाई का 4/3, तो ऊंचाई का 4/3 किसको करेंगे? ये आधार है, नीचे का जो भुजा होता है वो आधार है। तो x का 4/3, तो x का 4/3 से गुणा करो तो क्या मिलेगा? 4x/3 हो जाता है। तो इस तरह हमको ये ऊंचाई पता चल गया, जिसे लंब कहते हैं समकोण त्रिभुज में, और आधार का संकेत मिल गया 4x/3। अब देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यही जानना है यहाँ। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये लंब कहें और गुणित आधार और इसी का बटे 2। ये लंबाई गुणित या लंब गुणित आधार का आधा होता है। अब लंब को ही यहाँ ऊंचाई शब्द लिखा है। लंब क्या है? एकदम खड़ी रहता है, तो इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ऊंचाई गुणित आधार कहें या लंब गुणित आधार कहें, का आधा होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है प्रश्न में, कितना है? 54 वर्ग सेंटीमीटर। अब लंब को क्या माना है हमने? x, और आधार को क्या माना है? देखो यहाँ गुणित 4x/3 ऐसा माना है। अब इसका भी आधा करना है। ठीक है, इस सूत्र में मान रख रहे हैं, लंब का मान x, आधार का मान 4x/3, अब पूरे का बटे 2। अब ये 2 को क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। तो 2 भाग में है, उधर जाएगा तो 54 के साथ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इस तरह 54 दूनी क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 108 हो गया। अब इधर क्या बचा है? इधर क्या बचा है? 4x गुणित 4x/3। तो गुणा कैसे होता है? अंश का अंश से। तो x का 4x से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 कम 4, x का गुणा x से होता है तो x का वर्ग बन जाता है, और ये है बटे 3। ठीक, अब देखो, अब ये x का तो मान जानना है ना, तो 4 भाग में है वो 108 के साथ क्या होगा? गुणा होगा, और 4 जो कि गुणा में है वो 108 के साथ भाग होगा। ठीक है, अब x² बचा है इधर। अब चलो इसको कर लो, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे जो बचेगा। तो 4 से ये भाग जाएगा, देखो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 28 बन गया। 4 सत्ते 28, यानी आ गया 27 गुणित 3। तो 27 गुणित 3 कितना होता है? 81। 27 गुणित 3 81। अब देखो बच्चों, हमको जो मिला मैं ऊपर लिख देता हूँ, x² बराबर मिला 81। तो x का मान जानना है, तो ये जो वर्ग का चिन्ह है पक्षांतर हो जाता है, तो वो उधर जाके वर्गमूल बन जाता है। तो x बराबर मिला 81 का वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9, क्योंकि 9 का वर्ग संख्या है 81। तो 81 का वर्गमूल 9 जी, 9 नहीं 81 होता है ना। तो इस तरह x बराबर मिल गया हमको 9। तो x का मान लिख दो 9, ऊंचाई का मान पता चल गया। अब आधार का मान क्या है? आधार का मान क्या है? तो 4/3 है। तो 9 का 4/3 करेंगे, तो इस तरह 3 1 कम 3 तिया, तो 4 तिया 12 आया। ये मिला हमको क्या? आधार का मान। अब तीनों भुजा का मान जानेंगे तभी परिमाप ज्ञात होगा। तो ये कर्ण है, समकोण त्रिभुज का जो तिर्यक रेखा है वो क्या होता है? कर्ण का मान होता है। तो कर्ण का मान जानने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? रुको, इसको पहले एक लाइन आ गया, मिटाता हूँ। कर्ण बराबर होता है, जान रहे हो, कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग।
और ऊपर में वर्गमूल होता है। तो लंब क्या मिला है 9, तो 9 का वर्ग करेंगे। आधार क्या मिला 12, तो 12 का वर्ग करेंगे। चलिए 9 निया 81, अब 12 12 144। अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा देखो, 4 और 1 5, 8 और 4 12, हासिल 1, कितना हो गया 225। अब कर्ण का वर्गमूल है ये, अब जान रहे हो 225 का वर्गमूल बहुत फेमस है, इसका वर्गमूल क्या आएगा 15। इस तरह मिल गया हमको कर्ण का मान 15। अब इसका आसानी से परिमाप ज्ञात कर सकते हो। परिमाप यानी तीनों भुजाओं का माप। तो 15 12 9, जोड़े 5 2 7 7 9 16, हासिल एक, कितना आया 36। देखो ऑप्शन ये, ऑप्शन ये सी में दिया हुआ है, यही बच्चों इसका आंसर है। अब ये प्रश्न काफी लंबा चौड़ा हो गया। कैसे भाई, पहले तो ये लंबाई यानी ऊंचाई और आधार का मान नहीं दिया था, तो उसको एक विधि से मान के क्षेत्रफल के सूत्र में रख के ये ऊंचाई और आधार जाने। ऊंचाई और आधार जान गए, फिर कर्ण का मान जानने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से इसका इस्तेमाल किए, उपयोग किए। फिर कर्ण पता चला, जब तीनों पता चल गया तो परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, तो फिर वो किए। इस तरह से उत्तर आया है। अब इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी रहता है बच्चों। अब वो शॉर्ट ट्रिक कैसे रहता है, तो तुम लोगों को मैं पाइथागोरी ट्रिक बताया था, पाइथागोरी त्रिक संख्या बताया था, उससे भी काफी हद तक ये याद रहेगा अगर, ठीक है, किसका मान, अगर कर्ण का मान 15 रहे, कर्ण का मान 15 रहे तो लंब आधार कितना कितना रहता है, ये तुम लोग को अगर याद रहेगा तो आसानी से तुरंत उत्तर ला सकते हो। ठीक, पाइथागोरी त्रिक है ये, यानी 15 रहे कर्ण का मान तो लंब आधार का मान 12 और 9 ही होगा। ये तो ये याद रखोगे अगर पाइथागोरी त्रिक संख्या, तो तुरंत कर सकते हो। ठीक, अब लेकिन इसमें लंब आधार भी तो नहीं दिया है ना भाई, तो यहाँ ये चीज ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो कैसे जानेंगे, 12 को अगर मैं गुणनफल के रूप में तोड़ू बच्चों, तो ये 4 गुणित 3 भी कह सकते हैं या 3 गुणित 4 भी कह सकते हैं। तो दो संख्या मिलता है गुणनफल, गुणा के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जो संख्या 3 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा, वो 12 से पूरी तरह विभाज्य है। अब चूंकि इन दोनों की विभाज्यता का नियम याद रहेगा तो तुरंत कर सकते हो। कैसे, 3 की विभाज्यता का नियम पहले देख लो, अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 4 9, 9 3 12, अब 12 और 8 क्या होता है 20, हुआ ना, 5 4 9, 9 3 12, 12 8 20, तो 20 कभी भी 3 से विभाजित नहीं होता। इससे क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए 12 से विभाजित नहीं होगा। 12 से वही संख्या विभाजित होगा बच्चों जो 3 से विभाजित होगा और 4 से, समझ गए। तो ये अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित नहीं होता तो 3 से वो संख्या भी विभाजित नहीं होता। इस नियम से ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो, 5 4 9, 9 9 और ये 8 है, तो 9 8 17, तो इसका भी अंकों का योगफल 17 आ रहा है और 17 3 से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है, नहीं हो सकता, 12 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको देखो, तो इसको देखो तो इकाई दहाई में 30 लिखा है, इकाई दहाई में 30 हो तो वो 4 से विभाजित नहीं होता।
4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या विभाजित हो जाता है। तो ये 4 से विभाजित नहीं हो गए, ऑप्शन सी। अंकों के योगफल देखें तो 5 4 9 और 9 6 15, 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि अंकों का योगफल 15 आ रहा है। लेकिन इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या 30 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए यह संख्या भी 12 से विभाजित नहीं होगा। अब बचा कौन? ऑप्शन डी। ये बिल्कुल सही है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, इसका कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब देखो करके बताता हूँ। अंकों का योगफल करें तो 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 6 21। अब 21 बच्चों 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 के विभाज्यता का नियम कहता है इकाई दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो इकाई दहाई में कितना लिखा है? 36, और 36 4 से विभाजित हो जाता है तो 3 से भी विभाजित हो रहा है, ऑप्शन डी। 4 से भी, इसका मतलब 12 से भी विभाजित होगा, इसकी गारंटी है। तो इस तरह से बच्चों अगर तुम लोगों को विभाज्यता का नियम कंठस्थ रहेगा, पूरा उसको समझे रहोगे, तो ऐसे प्रश्नों को चुटकी बजाते हल कर सकते। चलिए प्रश्न क्रमांक 47 देखें। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 4/9 भाग बस द्वारा, 2/5 भाग कार द्वारा तथा शेष 7 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। वह कितनी दूरी चलता है? जब भी ऐसा प्रश्न आए ना तो ध्यान रखो, ये जो 7 किलोमीटर है ना, इसी का भिन्न जानना है, भिन्न, क्योंकि बाकी तो भिन्न के रूप में दिया है, अब इसको किलोमीटर में दे दिया, तो इसका भिन्न जानेंगे ना तो उत्तर मिल जाएगा, वह कुल कितनी दूरी चलता है। तो 7 किलोमीटर पैदल चलता है तो कुल कितनी दूरी चलता है ये जानना है, समझो। चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करो, बस से कितना चला? 4/9, और कार से कितना चला? 2/5। ये दोनों को जोड़ लो, पहला काम यही करना है। तो जोड़ेंगे तो लघुत्तम आएगा भिन्न में, 9 पंचे 45। तो जब दोनों का गुणनफल लघुत्तम हो तो तिर्यक गुणा किया जाता है जोड़ने के लिए। 4 पंचे 20, 9 दूनी 18, कितना हो गया? 38, 38/45। ये तो वो कुल मिला के बस और कार से 38/45 भाग चला। इसका मतलब होता है कि 45 भाग में से 38 भाग को वो बस और कार के द्वारा चला। तो 45 में से 38 चल दिया उसने, तो बचा कितना भाग? तो 45 में से 38 घटा दो, क्या बचा? हाँ, तो हो जाएगा 7 भाग बचा है अभी। 45 में से 7 भाग को ये क्या है? पैदल चला था, ठीक। 45 में से 38 भाग वो बस और कार से चला, तो 45 में से 38 घटा देंगे, क्या आएगा? 7 भाग। तो 7/45 भाग वो क्या चला? पैदल चला। अब चूंकि ये 7/45 भाग, अब चूंकि 7/45 भाग बराबर दिया है 7 किलोमीटर दिया है ना, तो बस कुल जानना है ना, तो सिंपल सा कि 7 किलोमीटर के साथ ये जो शेष भिन्न आया है जो कि 7 किलोमीटर के बराबर है, इसका उल्टा करके गुणा करना रहता है। ठीक, तो क्या होगा जी? 7 तो कट गया, क्या बचा? 45 किलोमीटर। तो ये 45 किलोमीटर कुल उसकी दूरी है, ऑप्शन सी में दिया है। जब भी ऐसा प्रश्न आए बच्चों, 2 भाग को भिन्न के रूप में लिखा है और एक भाग को किलोमीटर के रूप में चला करके लिखा है, तो दोनों भिन्न को जोड़ देना
योगफल मिलेगा, उसका शेष भिन्न निकालना। शेष भिन्न निकालना बिल्कुल सरल। हर में से अंश की संख्या को घटा दो तो अंश की संख्या मिल जाता है, हर में तो वही संख्या ही आएगा। यानी 45 में से 38 भाग को चला तो 45 में 38 घटाएंगे 7 बचेगा, तो 7/45 भागो वास्तव में पैदल चला था। तो 7/45 और 7 किलोमीटर तो दोनों बराबर है ना, इतना ही भाग चला, इतना वो किलोमीटर है। तो कुल जब जानना हो कुल दूरी, तो ये शेष भिन्न जो मिला है, ये जो किलोमीटर है, इसके साथ भिन्न को उल्टा करके गुणा कर दो। ठीक, आ गया उत्तर। चलो देखो अगला प्रश्न। रीना की घड़ी 25 मिनट आगे समय दिखाती है, आगे चलती है। मान लो 7 बज रहा हो ना, तो रीना की घड़ी में 7:25 दिखाता है, यानी उसमें लिखा रहता है। आगे का समय दिखाना मतलब जो वास्तविक समय हो, रियल समय हो, उससे उतना मिनट ज्यादा दिखाना, तो आगे का समय दिखाता है, ऐसे बोलते। तो रीना की जो घड़ी है 25 मिनट आगे का समय दिखाता है। यदि उसकी घड़ी में अभी 12:15 वो भी पीएम है, दोपहर, तो वास्तविक समय है करके पूछा है। तो भाई ये मान लो 7 बजे है, 25 मिनट आगे है कह रहे हैं, तो मैं 25 मिनट आगे है उसको कम करूंगा ना जी। तो कम करूंगा तो पता चल जाएगा, हाँ अभी तो 7 बजे है करीब। इसका मतलब जितने मिनट का आगे हो उसे सही समय जानने के लिए उसमें घटाना पड़ता है। तो 25 मिनट आगे है, तो ये 12:15 जो घड़ी में दिख रहा है उसमें से 25 मिनट हमको घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अब देखो 15 मिनट से 25 मिनट घटाएं कैसे, नहीं घटेगा। तो बस ये अन्य घटाने वाला जैसा प्रश्न नहीं है, समय वाला में ये हम उधार लेंगे। तो 12 घंटा 15 मिनट है, तो उसमें से 1 घंटा इसको देंगे तो मिनट को देंगे, तो मिनट बना के देंगे, तो ये 60 मिनट गया। 1 घंटा इसको उधार दिए तो 60 मिनट गया। अब 12 घंटा में से 1 घंटा दे दिए तो 1 घंटा बचा, सॉरी 1 घंटा कम हो गया तो 11 घंटा बचा। अब ये 11 घंटा 60 मिनट बना दिए, 12 घंटा को क्या बना दिए, 11 घंटा 60 मिनट। ठीक, अब 60 और 15 कितना हो गया, 75। पहले से 15 मिनट था, 60 मिनट उधार लिए, तो 75 मिनट। 75 मिनट में से 25 घटाओगे तो क्या आएगा, 50 मिनट। अब इधर क्या बचा है, 11। अब नीचे में कुछ घटाना नहीं है, तो 11:50। अब चूंकि 12 से पहले आ गया इसलिए AM हो जाएगा। 12 बजे से, दिन के 12 बजे से शुरू होकर के रात के 12 बजने से पहले, रात के 12 बजे को AM बोलते हैं ना, रात के 12 बजने से पहले तक का समय PM कहलाता है। लेकिन यहाँ PM से फिर 12 से कम हो गया तो AM हो गया। तो सही उत्तर देखो बच्चों कौन सा है, ऑप्शन डी। यहीं पर कठिन करना चाहता तो ये 11:50 एक PM भी लिख सकता था। तो गलती से जल्दबाजी में गोला लगाते समय 11:50 तो उत्तर आया। अब प्रश्न में PM दिया है तो PM होगा करके PM में भी कर सकते थे। तो ध्यान देना, तुम लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि दोपहर के 12 बजने से पहले का समय है तो AM है। जैसे ही दोपहर में 12 बजा PM शुरू हो जाता है। कब तक, तो रात के 12 बजने से पहले तक, यानी 11:59 तक, 11:59 तक हम PM कहेंगे रात में। जैसे ही 12 बजा तो रेलवे टाइम में ऐसे 12 बजता है, और हमारे गाड़ी में 12 वाला में ऐसे बजता है। ठीक, तो ये फिर वहां पर AM शुरू हो जाता है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न को भिन्न रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है।
अब नीचे दशमलव वाली संख्या दिया है और भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है लिखा है। तो पहले तो हल कर लो। तो ये 15.75 धनात्मक संख्या है, 6.50 धनात्मक संख्या है, अब बाकी ये 3.25 और 3.40 ऋणात्मक है, तो धन वाला को आपस में जोड़ो। तो 15.75 और 6.50 को जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 15 6 21 1 22। ये धनात्मक संख्या मिल गया 22.25। अब ऋणात्मक क्या क्या है? 3.25 और 3.40। 5 6 6 6.65। तो ये धनात्मक ऋणात्मक, अब धनात्मक ऋणात्मक आपस में घटता है, तो 6.65 को हमको घटाना पड़ेगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 6 जाएगा 6, हासिले। 12 में से 7 गया 5, हासिले। कितना आया? 15.60। अब बच्चों इसी को हमको 15.60 को 15.6 ही लिखोगे। क्यों? दशमलव बाद 10वें समय तरफ शून्य हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 15.6 को हमको भिन्न रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा लिखा है। तो भिन्न रूप में सरल करोगे तो दशमलव जगह में 1 लिखते हैं, दशमलव नीचे, और उसके बगल में 1 अंक है तो 1 शून्य आएगा। तो इस तरह क्या मिला देखो? 156/10। अब इसी को हमको क्या करना है? मिश्र भिन्न बनाना है। तो मिश्र भिन्न बनाएंगे तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 156 को 10 से भाग करो, तो 10 एक कम 10, बचा 5, उतारे 6, 10 पंचे 50, बचा 6। अब बस 15 सही, और जो शेष बचता है उसको अंश में लिखते हैं 6/10। अभी भी बच्चों ये उत्तर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो भिन्न है वो सरल रूप में नहीं है। तो क्या करें? सरल कर देते हैं। तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10। इस तरह मिला 15 सही 3/5, जो कि ऑप्शन ए में देखो दिया हुआ है। जब भी सरल करोगे ना तो वो मिश्र भिन्न आएगा, और उसमें भिन्न हो और सरल रूप में ना हो तो सरल कर लेना चाहिए। दूसरा ये कंडीशन नहीं आता कब? जब मैं ये 156/10 को एक बार कटा देता, जैसे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15 में से 1 बचा तो बन गया 16, 2 अट्ठे 16। अब ये 78 को 5 से भाग करूंगा तो सीधा सीधा उत्तर आएगा। कैसे? देख लो, यहां पर करके बता देता हूँ, फिर उसमें सरल करने की जरूरत नहीं पड़ता। 78 को 5 से भाग करूं, 5 एक कम 5, बचेगा 2, उतारूंगा 8। तो इस तरह 5 पंचे 25, क्या बचा? 3। तो इस तरह 15 सही 3/5 आ गया उत्तर। क्लियर? तो समझे रहोगे ना तो अनेक रास्ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझे रहोगे गणित को, तो अनेक रास्ते हैं उत्तर तक पहुंचने का। ठीक है, इसीलिए मैं सभी रास्ता को बताता हूं, ताकि तुमको कई प्रकार का रास्ता पता हो तो अपने मन से जो तुमको अच्छा लगे। जैसे किसी गांव, कोई गांव जाना हो ना बच्चों, और वहां जाने के कई रास्ते पता हो, तो हम उस रास्ते का चयन करते हैं जो हमें सुगम हो, हमारे लिए जिस रास्ते से जाना सरल हो और उस रास्ते के बारे में जानकारी हो अच्छे से, हम उसी रास्ता का ही चयन करते हैं। तो इसी तरह गणित भी है। किसी भी प्रश्न को हल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें उस प्रश्न को हल करते समय उस तरीका का चयन करना चाहिए जिस तरीका को हम अच्छे से जानते हैं। जिस तरीका से हल करना अच्छे से जानते हैं उसी तरीका से हल करना चाहिए। ठीक है, और सबका अपना अपना समझने का तरीका होता है, तो इसलिए कई तरीके बताए जाते हैं। अब जो तुम लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से
हल किया करो। चलो बच्चों आते हैं 50 नंबर के प्रश्न। लिखा है 0.725 को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, भिन्न रूप में। अब जो बच्चा जानता है ये केवल ऑप्शन देख के बता सकता है। कैसे रे भैया? कि ये दशमलव के पहले इकाई तरफ तो कुछ नहीं लिखा है। अब दशमलव बाद लिखा है 7, और 7 को अगर स्थान के नाम से पढ़े तो ये क्या है? 7 10वें जगह में लिखा है। और 2 कहाँ लिखा है? 100वें के स्थान पे। और 5 कहाँ लिखा है? 1000वें के स्थान पे। इसका मतलब हुआ 7 10वें का मतलब होता है 7/10, और 2 100वें का मतलब होता है 2/100। अब 5 1000वें स्थान पे लिखा है, इसका मतलब 5/1000। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है? देखो ऑप्शन सी में लिखा है, यही इसका उत्तर है। तो ये इतना सरल प्रश्न है ना कि केवल प्रश्न देखना है और देखना है कि 0.725 है तो 7/10, 2/100, 5/1000 कहाँ पर लिखा है वही ढूंढना है। ढूंढने में जितना समय लगेगा उतना ही समय बस इसको हल करने में लग रहा है, फिर तुरंत गोला लगाना। ठीक, आशा समझ गए होंगे। अब देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न। 51 नंबर का प्रश्न सरल करने वाला है। चलो सरल करते हैं। 0.05 गुणित 5 ऋण 0.005 गुणित 5। बोडमास का नियम कहता है गुणा और ऋण का चिन्ह हो तो पहले गुणा करना चाहिए, और दशमलव वाली संख्या का गुणा का नियम कहता है कि गुणा करते समय तुम दशमलव को भूल जाओ कि इसमें दशमलव है। तो अगर मैं 0.05 में दशमलव को ना देखूं तो ये केवल 5 है। ये तो 5 लिखा है, तो 5 पंचे 25। लेकिन गुणा कर लेने के बाद दशमलव को देखना है कि कितने अंकों के आगे में है। तो ये देखो 2 अंकों के आगे दशमलव लिखा है, तो उत्तर में 2 अंकों के आगे दशमलव लगाना पड़ेगा। अब ये बना ऋण, अब इसके बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसको भी गुणा करें। यहाँ भी वही नियम, दशमलव वाली संख्या में दशमलव मत देखो तो 5 है, ये 5 तो 5 पंचे 25। अब गुणा करने के बाद दशमलव देखना है कि कितने अंकों के आगे है, तो देखो 3 अंकों के आगे, तो 25 तो 2 ही अंक है ना, तो एक शून्य आगे तरफ लगाएंगे। अब यहाँ दशमलव आएगा। इस तरह उत्तर मिल गया 0.005 गुणित 5 का 0.025। अब क्या बचा? ऋण का चिन्ह अब घटाना है। तो घटाते कैसे? तो दशमलव सीधा में दशमलव, और 10वें सीधा में क्या है इसमें देखो 0, 100वें सीधा में 2 है, और 1000वें सीधा में 5। घटाते समय दशमलव बाद अंकों की संख्या समान किया जाता है, ये पहले याद रहना चाहिए। तो ऊपर देखो 2 अंक है, नीचे 3 अंक है, तो ऊपर एक 0 लगाएंगे। दशमलव वाली संख्या को घटाते और भाग करते, 2 संक्रिया करते समय बच्चों दशमलव बाद अंकों की संख्या समान होना ही चाहिए। नहीं है तो शून्य लगाओ लेकिन बराबर करो, उसके बाद घटाओ। अब देखो 0 में से 5 नहीं घट सकता तो 10 माने हो गया। 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 0 तो जा सकता है, क्या आया? 2। दशमलव नीचे दशमलव, क्या आया उत्तर? इधर 0 लिख सकते हो, इकाई में कुछ नहीं है। 0.225 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर? सरल था। बोडमास का नियम लागू करना था, गुणा पहले किए, उत्तर मिला उसको हल किए। इसमें कठिनतम पार्ट क्या है? कठिन भाग क्या है कि दशमलव वाली संख्या का गुणा करना आना चाहिए था। उसके बाद दशमलव वाली संख्या को घटाते समय दशमलव के बाद 10वें 100वें 1000वें स्थान तरफ अंकों की संख्या समान करना था। ये नियम आना चाहिए, तभी उत्तर सही आता है। नहीं तो यहाँ पर अगर 0 नहीं लगाते तो तुम 5 का 5 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 3 आ जाता, गड़बड़ हो जाता। तो ये 2 नियम जरूरी था।
चलिए 52 नंबर का प्रश्न देखें। प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्या क्या कह रहा है उसको सुनो। प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं, तो प्रथम तीन अभाज्य संख्या कौन है रे भैया? 2, 3 और 5। प्रथम तीन अभाज्य संख्या माने शुरू से लिखना है, तो पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3, तीसरा अभाज्य संख्या क्रम से 5। अब लिखा है प्रथम तीन अभाज्य संख्या, तो लिख लिए के वर्गों, तो इसका वर्ग करना है। वर्ग करना माने उसका घात 2 लिख देना है। हो गया। अब वर्ग करने के बाद वर्गों का योगफल, अब इन तीनों को जोड़ेंगे। चलो अब तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 5 का वर्ग 5 पंचे 25, बस इसको अब जोड़ना है। तो 9 और 25 कितना होता है? 34, 34 4 38। ऑप्शन ए में देखो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। यही बच्चों इस प्रश्न का आंसर है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एक एक शब्द को पढ़ो और आगे प्रोसेस करते जाओ। क्या कहा है वैसा करो। प्रथम तीन अभाज्य संख्याओं लिखा है, तो मैंने पहले प्रथम तीन अभाज्य संख्या लिखा। के वर्गों लिखा है, तो उनका वर्ग कर दिया, यानी घात 2 लगा दिया सब में। अब वर्गों के बाद योगफल लिखा है, तो फिर सबके बीच में धन चिन्ह कर दिया, क्योंकि जोड़ना है, योगफल जानना है तो सबको जोड़ेंगे। इस तरह वर्ग संख्या निकाला, वर्ग संख्या निकाल के जोड़ दिया, उत्तर आ गया। कोण से संबंधित प्रश्न है, और जब भी इस तरह चारों दिशा में लाइन खींचा गया हो, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। ये प्रश्न बहुत बार बताया जा चुका है कि जब भी इस तरह गोल बने कोण, तो वृत्त के चारों तरफ, ऐसे वृत्त में के केंद्र में क्या कोण बनता है? 360 अंश का। तो यहाँ भी वृत्त बना न है, तो 360 अंश का कोण बनेगा सब मिला के। अब ये 360 अंश कितने भागों में बटा है? देखो 100, 2 100, 100, 2 100, 4 100, 5 100, तो कुल कितना 100 हुआ? इसी को जोड़ना है। तो 100 और 2 100 हो गया 3 100, 100 को और जोड़े 4 100, 4 में 2 और 100 जोड़ दिए 6 100, 6 में 4 जोड़ दिए 10, और 10 में जोड़ दिए 2 12, तो 12 100 के बराबर है। तो 100 का मान जानना है, तो 12 से भाग करेंगे, 12 तिया 36, 12 शून्य शून्य। इस तरह मिल गया 100 का मान 30 अंश। बस किसका मान पूछा है? 100 का, 2 100 का और 4 100 का। प्रश्न में आकृति में 100, 2 100 तथा 4 100 का माप क्रमशः है, ये पूछा है। तो 100 का मान पता चल गया 30 अंश। तो 2 100 माने 100 का 2 गुना 60 अंश, और 4 100 माने 100 का 4 गुना, तो 130 है, तो 30 का 4 गुना 120 अंश। 30 60 120 ऑप्शन बी में देखो बच्चों दिया है। यहाँ क्रमशः शब्द लिखा है, उसको भी जान लो। ऑप्शन में ये 60 30 120 यहाँ भी लिखा है, लेकिन शुरू 60 लिखा है, यहाँ पर शुरू में 30 लिखा है। तो ये दोनों ऑप्शन में अंतर क्या है? जब प्रश्न कह रहा है x 2x 4x के माप क्रमशः हैं, तो जिस क्रम में ये लिखा है x 2x 4x, उसी क्रम में उत्तर भी होना चाहिए। x पहले लिखा है, तो x का मान पहले लिखना, जबकि ये 60 किसका मान है? 2x का मान। अगर प्रश्न में यही प्रश्न में ऐसा लिखता 2x x और 4x का मान क्रमशः है, ऐसा प्रश्न में लिखा रहता यहाँ पर, तो उत्तर ऑप्शन ए होता, क्योंकि प्रश्न में क्रम 2x पहले लिखा है, x बाद में, 4x सबसे लास्ट में, x बीच में है, तो x का मान बीच में होता। लेकिन प्रश्न में x 2x 4x लिखा है, तो जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में उसका मान भी ऑप्शन में लिखा रहेगा, वही ऑप्शन सही होता है। तो एक क्रमशः शब्द का, जब भी क्रमशः शब्द दिया हो, तो इस बात को याद रखना कि जिस क्रम में मान पूछा उसी क्रम में ऑप्शन में उसका उत्तर भी लिखा रहना चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो ऐसे हल किया जाता है। चलिए अगला देखें, 54 नंबर का प्रश्न, काफी प्रश्न भी बचा है। ये प्रश्न आ गया, 37,800 के अभाज्य गुणनखंड हैं। और इस तरह के प्रश्न हल करना मैं काफी तुम लोगों को बता चुका हूं। पहला चीज देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में भाज्य संख्या दिया है। तो ऑप्शन सी 8 और 27, 25 सभी भाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड पूछा है प्रश्न में, तो भाज्य गुणनखंड थोड़ी उत्तर होगा। ऑप्शन डी देखो, 4, 25, 27 तीनों भाज्य संख्या है, तो ये कभी भी उत्तर नहीं हो सकते। अब बचा हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब एक नियम और बताया हूं कि किसी संख्या का भाज्य गुणनखंड जानना है, उसमें 2 शून्य है इकाई दहाई में, तो हमको क्या करना है, पहले एक जोड़ा 2 और एक जोड़ा 5, यानी 2 ठो 2 और 2 ठो 5 को अलग कर दो। अब बचा उसका गुणनफल 378 होना चाहिए। तो क्या क्या बचा, 3 गुणित 3 पहला ऑप्शन में और 7 गुणित 7। अब इसका भी गुणा करके नहीं देखना है, क्या करना है, ये देखो 8 आया है इकाई में, शून्य को हटा दिए तो इनका गुणा करके इकाई का अंक प्राप्त करो। तो 7 7 49, 9 आया, 9 तिया 27 की 7, 7 का गुणा 3 से, 7 तिया 21 की 1, एक आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। करके देख लो कैसे करते हैं, करेंगे 2 ठो 2 और 2 ठो 5। क्यों ऐसा करते हैं जी हम, क्योंकि इनका गुणा करोगे तो सब आएगा। देखो भाई, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और 10 दहम 100, और 100 का गुणा किसी से भी करो तो इकाई दहाई में शून्य आता है। तो चूंकि इसमें इकाई दहाई में शून्य है ना 37,800 में, इसीलिए उसको अलग किया। अब बाकी का देखो करके, क्या आना चाहिए, 3 7 8 इकाई में 8 आना चाहिए। तो देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18 की 8, 8 तिया 24 की 4 और 4 सत्ते 28 की 8 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये शॉर्ट ट्रिक बताया हूं ना तुम लोगों को उत्तर तक पहुंचने का। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसी को गुणा करते रहते, 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7, तो समय नहीं लगेगा ज्यादा। 2 तिया 6 करोगे, 6 तिया 18 करोगे, 18 तिया 54 करोगे, फिर 54 का गुणा 7 से करोगे तो 7 चौक 28, हासिल 2, 7 पंचे 35, 2 37, तब जाके उत्तर आता है ना 378। और 2 शून्य लाने के लिए तो हमको 2 शून्य और 2 5 को अलग कर लिया, पहले से 2 शून्य अलग आ गया। बाकी बचा संख्या 378 हो, बाकी संख्याओं को गुणा करने पर आना चाहिए। क्लियर। तो ये अब परीक्षा का समय आ गया है, तो हमको शॉर्ट ट्रिक भी अपनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी 2 घंटे में सारे प्रश्न हल कर पाएंगे। जो जो बच्चे एडमिट कार्ड नहीं निकाले हो, लिंक ग्रुप में डाल दिया गया है। अपना एडमिट कार्ड हार्ड कॉपी में निकाल के 2 प्रति में निकालना बच्चों, और 2 प्रति में निकाल के बढ़िया उसको संभाल के घर में रख लेना। और वो एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, तो आप लोगों ने जो आवेदन किया है ऑनलाइन, ठीक है, उस ऑनलाइन आवेदन किए होंगे तो आप लोगों को एक पावती दिया होगा, एक पावती मिला होगा 2 पेज का। उस पावती में तुम्हारा क्या आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है। उसी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से आप आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो सीधा सीधा वो पावती को लेकर ऑनलाइन सेंटर, कोई भी कंप्यूटर वाले के पास जाना, वहां से आपको वो फोटो कॉपी करके डाउनलोड करके दे देंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर का। यहाँ लिखा है 90.0675 को 15 से भाग करने पर प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात, 15 से भाग करना है। तो 15 छक्का 90, कट गया। दशमलव के बाद को उतार रहे हो तो दशमलव लगाना पड़ेगा भागफल में।
क्या उतारोगे? शून्य। तो 15 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ोगे तभी तो शून्य आएगा। अब क्या उतारोगे? 6। तो 15 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर शून्य बार पढ़ोगे, तो फिर शून्य बार पढ़े तो 6 का 6 ही बचा। अब उतारोगे 7। तो 15 चौक 60। अब देखो ऑप्शन को भी देखते जाओ। 6.004 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो आगे हल करके देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 6.000 केवल एक ही ठो ऑप्शन में, तो पूरा हल करके देखना नहीं पड़ता, उत्तर मिल गया। ठीक। अब यहाँ करोगे तो भी आ जाएगा। देखो 7 बचेगा, 5 उतारोगे तो 15 बचे 75 नहीं होगा, आया उत्तर। तो इस तरह से बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करना रहता है। इस प्रश्न में क्या चीज है? इस प्रश्न में क्या चीज आना चाहिए तो उत्तर आएगा? तो दशमलव वाली संख्या का भाग करना। दशमलव वाली संख्या का भाग करते समय दशमलव के बाद वाले अंक को भाग करने से पहले भागफल में दशमलव लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी दशमलव लगाने के बाद ही दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे, फिर उसको भाग करेंगे। दूसरा, भाग करते समय अंक छोटा हो उतारा गया तो शून्य बार पहाड़ा पड़ते हैं। ये भाग का नियम याद रहना चाहिए, तब ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक 10,000 धन 400 धन 5 10 के बराबर है। एक 10,000 मतलब 10,000। एक 10,000 का मतलब होता है बच्चों एक गुणित 10,000। ये भी समझ लो। एक 10,000 का मतलब होता है एक गुणित 10,000। तो 10,000 का गुणा एक से करोगे 10,000 तो आएगा। 400 का मतलब होता है 4 गुणित 100, तो 400 हुआ। 5 10 का मतलब होता है बच्चों 5 गुणित 10, तो 5 10 का मतलब क्या हुआ? 5 गुणित 10, तो 5 गुणित 10 क्या होता है? 50। बराबर है तो कैसे जानेंगे? योगफल करेंगे तभी तो जानेंगे। क्या है? 10,450 किस में दिया है? ऑप्शन बी उत्तर है। बहुत सरल प्रश्न था। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह है। तीन क्रमागत प्राकृत संख्या मैंने लिख लिया 1 2 3। अब ये सम से शुरू हुआ है, इस बार सॉरी ये विषम से शुरू हो रहा है संख्या, एक बार सम से कर लेता हूँ। 2 3 4। अब योगफल करके देखो। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योगफल करके देखना है। ये हुआ 6 और ये हुआ क्या? 9। अब ऑप्शन से सोचो। 7 से तो विभाजित नहीं हो रहा है दोनों संख्या। 2 से केवल 6 विभाजित हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है। 5 से तो कोई नहीं हो रहा है, तो ये 3 से 6 भी विभाजित हो जाता है, 9 भी। ठीक है। अब तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या सदा विभाजित होता है, मान लो तुमने विषम विषम से कर लिया 3 5 6 और फिर एक तो विषम संख्या ले लिया कोई भी 7 8 9, तो इसका योगफल करोगे देखना सम संख्या आएगा। ये आएगा कितना आ जाएगा? ये रुको जी, गलत भी डाला हूं मैं भी। 3 4 5 ऐसे लिखाएगा। 3 4 5 तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 8 तिया 24। तो ये तो 2 से विभाजित होगा, करके 2 को उत्तर कर सकते हो। मेरे पास बच्ची पढ़ती है, वो भी ऐसे ही कर दी थी। ऐसा नहीं करना है। एक बार तुम सम से शुरू करो, एक बार विषम से शुरू करो। ये जैसे मैंने किया, एक बार एक से शुरू करके तीन क्रमागत प्राकृत संख्या लिखा, तो एक सम विषम संख्या है, तो एक बार सम संख्या से शुरू करके तीन प्राकृत संख्या लिखा। अब दोनों का योगफल जो आया उसी में जांच किया है ऑप्शन को, तो ऑप्शन सी से ही है, 3 से ही जाता है। तो दुनिया का कोई भी संख्या तुम लिख लो, तीन क्रमागत प्राकृत संख्या, वो 3 से विभाजित होगा ही। तुम लिख कर देख लेना। बड़ी संख्या लिख के बताता हूँ, जैसे देखो 21 22 23। क्या होगा जानते हो? 22 तिया 66 आएगा, श्योर। अब थोड़ा और दूसरा संख्या लिख लेता हूँ, मान लो 20 से लिख लेता हूँ। 20 21 ये 22। योगफल करेंगे तो 21 का तिगुना होगा, 21 तिया 63। तो देख लो 3 से 66 भी विभाजित हो जाता है
32 है। ठीक, तो ये याद रखने वाली बात है, पढ़ो फिर तुरंत उत्तर में गोला लगाओ। अगला देखिए, यदि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 8 सेंटीमीटर कम है। अब आयत ऐसे बना लो रे भैया, तुरंत प्रश्न पढ़ते ही आयत का चित्र है। तो एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 8 सेंटीमीटर कम है, तो लंबाई को एक मानोगे तो ये लंबाई से 8 सेंटीमीटर कम है, माने ऋण 8 होगा। ठीक, ये 1 सेंटीमीटर लंबाई है तो 8 सेंटीमीटर कम है कह रहा है, तो 8 सेंटीमीटर कम करो उसको चौड़ाई को। उसका परिमाप 144 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल। बिल्कुल सरल है। मैंने तुम लोगों को बार बार बताया है कि परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई का योगफल का दोगुना। परिमाप, अब परिमाप दिया है कितना, 144। तो मैं शुरू से बता चुका हूं कि पहले तो ना 2 को पक्षांतर करके 2 से 144 को भाग कर दो। तो 144 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72। अब ये लंबाई चौड़ाई को क्या माने हो, देखो लंबाई को माने हो तुमने x और चौड़ाई को क्या माना है, x ऋण 8। तो x से x तो जुड़ के 2x हो गया। अब ऋण 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, धन 8 करेंगे ना, पक्षांतर करेंगे तो x का मान शुरू जानना रहता है। ऋण 8 हो गया, धन 8, तो कितना बन गया 80। अब 2 गुणा है x के साथ, उसको पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा 40। तो x का मान 40 और चौड़ाई कितना है 8 कम, तो 40 में 8 कम 32। बस अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल जानना है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई पता चल गया 40 और चौड़ाई 32, और शून्य वाले संख्या का गुणा करना दुनिया का सबसे सरल काम। 40 के शून्य को लिख दिए, केवल 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 1280 सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी में बच्चों दिया हुआ है। जब भी परिमाप दिया हो तो x विधि से लंबाई चौड़ाई मान लो, x का मान निकालोगे, फिर दूसरा जो भी x लंबाई को माने हो x, तो चौड़ाई का फिर पता चल जाता है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात हुआ तो गुणा कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल गया। तो ऐसे तो हल करना रहता है बच्चों। 59 का देखें, 596 तथा 418 के योगफल का निकटतम सैकड़े में मान। तो योगफल कह रहा है इसका, तो पहले योगफल करना पहले बनता है। तो 596 418 का तो पहले योगफल करो, क्यों, क्योंकि इसका योगफल लिखा है। तो 8 6 14 और 9 2 11, 80 ले कितना हो गया 1014 हो गया। अब योगफल का निकटतम सैकड़े में मान कह रहा है, तो सैकड़ा के स्थान में देखो क्या लिखा है, शून्य लिखा है। तो शून्य तक, सैकड़ा तक लिखेंगे और सैकड़ा के बगल जितना भी चीज है सब जीरो हो जाता है। जीरो हो गया। अब देखो सैकड़ा के बगल में क्या 5 से बड़ा अंक है, नहीं है, तो कुछ नहीं जोड़ना है, यही उत्तर है 1000। ऑप्शन डी में दिया है। भाई दिख तो रहा है 1014 है, तो सैकड़े तक निकटन करना है, तो सैकड़े के बाद छोटा स्थान दहाई है, दहाई में 5 से बड़ा अंक होना, तो सैकड़े में 1 जुड़ जाता, लेकिन 5 से बड़ा अंक नहीं है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, तो बाकी जीरो कर देते हैं। सैकड़े के से जो छोटा स्थान है उसको तो जीरो कर दिया। 1000 उत्तर है, ऑप्शन डी इसका उत्तर है। चलिए आते हैं बच्चों आज के ऑनलाइन क्लास के अंतिम प्रश्न। दिया गया दंड आरेख एक कंपनी के विभिन्न विभागों के मासिक लाभ को दर्शाता है। अधिकतम और न्यूनतम लाभों का औसत पूछा है। औसत, अब औसत तुम लोग 5वीं के कोर्स में है। न्यूनतम और अधिकतम, तो अधिकतम देखना है तो सबसे ऊंचा को देखो रे भाई, सबसे ऊंचा खंभा में 600 लिखा है, ठीक है। और न्यूनतम यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा में देखो 150 लिखा है, लिखा है। अब औसत माने जो भी आंकड़ा दिया है उसको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद 2 आंकड़ा को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग करेंगे। तो इस तरह क्या मिला 750, और 750 को फिर
आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योगफल, दो ठो आंकड़ा है हमारे पास, अधिकतम और न्यूनतम, तो उसको जोड़ लिए। अब इसको 2 से भाग करेंगे, भाग कर लो ना ऐसे करके, 750 को 2 से भाग करो, 2 तिया 6, बचेगा एक, उतारेंगे 5, 2 सत्ते 14, बचेगा एक, उतारेंगे शून्य तो 2 पंचे 10, 375 हो गया इसका औसत। ऑप्शन सी में बच्चों दिया। ठीक, तो इस तरह से जेएनवी मॉडल पेपर सेट जे के गणित के 20 प्रश्नों का ये व्याख्या सहित हल आप लोगों को मिल गया। तो इस तरह से बच्चों आज का जो ऑनलाइन क्लास है यहीं पर समाप्त होता है।